Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. So student, we are back with virtual classes. So student, we have started the chapter number 3 which was about the biodiversity. Today we are going to continue this chapter, and today our topic is history of taxonomy, or you can say the history of classification. क्लासिफिकेशन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में किस किस ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया है, और जो फर्दर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का मौजूद है वो किस तरह से आया. ठीक है, इससे रिलेटेड जब ये चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, तो ये चैप्टर हम पहले भी अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट विटकर की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं शुरू से, स्टार्ट से. तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जिसने काम किया था वो थे एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंस. इसने सबसे पहले क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उस पर इसने रिसर्च की और उनको 2 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था. ठीक है, इसके बाद जब हम और इसको फर्दर जब इसकी हम बात करते हैं कि आगे इसका क्या रिसर्च वर्क था, तो इसने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था. और इसकी जो एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी एक बुक थी एरिस्टोटल की, जिसमें इन्होंने एनिमल्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क किया था और एनिमल्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है वो पेश की थी. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वॉज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, और यानी कि एनिमल्स को ऐसे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था कि एक ग्रुप उन्होंने बता दिया किस बुनियाद पे कि एनिमल्स विद ब्लड, और दूसरा ग्रुप बनाया एनिमल्स विदाउट ब्लड. ठीक है, इसी तरह फिर आगे और फर्दर रिसर्च करने के बाद इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन यानी कि एनिमल्स के ऊपर जो पूरा काम किया था सबसे पहले, वो कौन से साइंटिस्ट थे? एरिस्टोटल थे. और इनकी जो बुक का नेम था वो क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम. हिस्टोरिया एनिमेलियम. इसके बाद नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको हम क्लासिफिकेशन में या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, वो है हमारे पास कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस. Carolus Linnaeus is also known as the father of classification. Father of classification यानी कि इनमें जब हम particularly taxonomy field की हम बात करते हैं, taxonomy is the branch of science which deals with the classification plus scientific naming. Norm से एंड टैक्सेस, टैक्सेस का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करना, और नॉर्म्स के यानी कि साइंटिफिक नेमिंग से रिलेटेड जो लॉज होते हैं और जो उनकी पब्लिकेशन होते हैं, इससे रिलेटेड तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? कैरोलस लिनियस ने करवाए थे. दैट्स व्हाई कैरोलस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये आप याद रख सकते हैं और ये MCQs में भी पूछा जा सकता है. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. अगर एरिस्टोटल की बुक के नेम के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके अलावा एरिस्टोटल ही वो फर्स्ट साइंटिस्ट था, फर्स्ट पर्सन था जिसने क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट पैरामीटर्स के उनके नेम, अकॉर्डिंग टू नेम और अकॉर्डिंग टू देयर टाइप उनको क्लासीफाई किया था. नेक्स्ट वन इज कैरोलस लिनियस, जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया कि व्हाट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन टू नेम अ स्पीशीज़. किसी भी स्पीशीज़ को नेम के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उनको लिखने का क्या तरीका होता है, ये तमाम चीज़ें किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? कैरोलस लिनियस ने करवाई थी सबसे पहले बेसिकली. अब इसके बाद एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, अबू उस्मान उमर अल-जाइज. दिस बियोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क्स ऑन द एनिमल्स. इन्होंने भी एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, और इनकी जो बुक थी इट इज़ नोन एज किताब अल हैवान.
किताब अल हैवान में इन्होंने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत रिसर्च वर्क था इनकी जो बुक है। और इन्होंने क्या किया था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उन्होंने स्लैटरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को ज़िबा करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो है वो काफ़ी स्टडी की थी। इसके अलावा जो इनके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट देखने के लिए, एनिमल्स देखने के लिए कि उनके एम्ब्रियो, नंबर ऑफ एम्ब्रियो कितने होते हैं या उनकी क्या लोकेशन होती है, किस तरह से प्रोसेस होता है, तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए प्रेग्नेंट एनिमल्स को भी काफ़ी स्लैटर किया और उसके बाद उसकी स्टडी को इन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 मेन हमारे पास साइंटिस्ट आ गए। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम, रिसर्च वर्क शुरू कर दिया था। सबसे पहले बेसिकली इनिशियली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज यू नो। तो वो क्या कहलाते हैं, 2 किंगडम्स, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 2 किंगडम्स, कौन कौन से 2 किंगडम्स बनाए गए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। 2 किंगडम्स बेसिकली इनिशियली 2 किंगडम्स हमारे पास मौजूद थे, प्लांट्स और एनिमल्स के। अब इनको जो डिफ्रेंसिएशन की गई थी वो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर किए गए थे। वो पैरामीटर्स क्या थे कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट, इन एनिमल्स सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स में जो है वो लोकोमोशन नहीं पाई जाती कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते थे, जबकि एनिमल्स जो है वो इन सर्च ऑफ फूड वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी क्विक होता है और विजिबल होता है, वो नज़र आ रहा होता है कि कोई भी स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेटेड वो अपना रिएक्शन शो करते हैं, जो फास्ट होता है एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट मूड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनके अंदर मूड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। जबकि हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, अपना फूड हासिल करने के लिए। तो बेसिकली पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी कि प्लांट्स और एनिमल्स के 2 ग्रुप्स बना दिए गए थे। अब इसके बाद जैसे जैसे रिसर्च होती गई, एडवांसमेंट आती गई, तो नेक्स्ट था हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि एक साइंटिस्ट है अर्नस्ट हैकेल इन 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने जो है एक काम किया, रिसर्च कर रहे थे, जब भी क्लासिफिकेशन की फील्ड में काम कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स के 2 ग्रुप्स तो बने हुए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनको हम कंप्लीटली तौर पे ना ही प्लांट्स कह सकते हैं ना ही एनिमल्स कह सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी यूग्लिना, बैक्टीरिया। ये एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम कंप्लीटली तौर पे ना ही प्लांट कह सकते हैं ना ही एनिमल्स कह सकते हैं। तो ग्रुप्स तो 2 ही थे बेसिकली, प्रीवियसली प्लांट्स और एनिमल्स 2 ग्रुप्स थे। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में रखा जाए, तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इन्होंने एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो न्यू किंगडम कौन सा था, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा एक न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया जो कि कॉमन कैरेक्टर्स रखते थे, फ्रॉम बोथ एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। यानी कि आप इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मिक्स कैरेक्टर्स हैं, बोथ कॉमन कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, तो वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप के अंदर, किस किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा।
एक किंगडम ये, सेकंड किंगडम प्लांट और थर्ड किंगडम एनिमेलिया। तो ये वाली क्लासिफिकेशन जो है वो क्या कहलाती है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले यहाँ पे एक पॉइंट समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ था, वो कब हुआ था, 1936 में। 1936 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हमारे पास इन्वेंट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस काबिल हुए, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट या डिफरेंट बायोलॉजिस्ट इस काबिल हुए कि उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर या सेलुलर स्ट्रक्चर को भी डिटेल में स्टडी कर सकते थे। जब वो इस काबिल हुए कि उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर सकते थे, तो उसके बाद 2 ग्रुप्स हमारे पास ऐसे आए जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पे से बेसिकली इनिशियली ये बात समझ लीजिए कि प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स अर्ली, कैरियो वर्ड आया है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्ली न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर membrane absent, और यू कैन से improper nucleus, incomplete nucleus। ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, those living organism are called as prokaryote and eukaryote, यू वर्ड आया है ट्रू से। ठीक है, कैरियो अगेन कैरियन न्यूक्लियस, those organism which have proper nucleus, complete nucleus, they are called as eukaryotes। तो ये हम किस वक्त हमने इनकी स्टडी की, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका था 1936 में। तो 1937 में हमारे पास साइंटिस्ट थे एडवर्ड चैटन ने फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया था। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स जब हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद हमारे पास एक यूकैरियोट्स में भी, ठीक है, यूकैरियोट्स में भी जो है वो उसको फिर क्लासिफाई कर दिया गया था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास इम्प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, eukaryotes were those living organism which have proper nucleus, complete nucleus, or you can say nuclear membrane is present in eukaryotes. In eukaryotes nuclear membrane is present and nuclear material यानी कि जो भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, किसमें, यूकैरियोट्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है सेल के अंदर। जिस तरह से हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है लेकिन कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर फर्दर एक स्टेप और आगे जाएं। अभी हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें हमारे पास 3 किंगडम्स थे। कौन कौन से, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड द थर्ड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो कि जिसमें कंबाइंड कैरेक्टर्स मौजूद थे, यानी कि जिनको हम ना ही कम्प्लीटली तौर पे प्लांट्स कह रहे थे ना ही कम्प्लीटली तौर पे एनिमल्स कह रहे थे। ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब किंगडम प्रोटिस्टा को भी जो है वो फर्दर उसको इलेबोरेट किया गया, उसकी डिटेलिंग की गई कि लोअर प्रोटिस्ट एंड हायर प्रोटिस्ट। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा की भी अगर हम फर्दर उसकी डिटेलिंग करें तो हमारे पास 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, लोअर प्रोटिस्ट एंड हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में तमाम
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि ऐसे तमाम प्रोकैरियोट जो कि यूनिसेलुलर थे, उनको किस कैटेगरी में रखा गया? लोअर प्रोटिस्ट में रखा गया। और जो मल्टी सेलुलर थे और प्रोटिस्टा से बिलोंग करते थे, उनको किस ग्रुप में रखा गया? हायर प्रोटिस्ट में। तो ये क्लासिफिकेशन पहले हो चुकी थी। इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे जो न्यू क्लासिफिकेशन पेश की गई वो थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जब प्रोटिस्टा बन गया, प्रोटिस्टा में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी गई कि लोअर और हायर का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश की गई, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो पेश की थी कोपलैंड ने इन 1959।